ओके, सो लेट्स बिगिन विद गेमेटोजेनेसिस। अब रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस है एक नया इंडिविजुअल बनाना, ठीक है। उसके लिए गेमीट्स बनाते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि मेल्स के केस में है स्पर्म एंड फीमेल्स के केस में है ओवा। दीज टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। ओके, so the process by which these gametes are formed is known as the gametogenesis, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट आर सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स वो हैं जिनकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी वो है जहाँ पे गेमेटोजेनेसिस होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में है टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे, और फीमेल्स में है ओवरीज, जहाँ पे ओवा बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो हैं जो इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो गेमेटोजेनेसिस टू टाइप्स के हो जाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस, और oogenesis, द प्रोसेस बाय विच ओवा इज फॉर्म्ड इन ओवरी। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता कब है? जब एक मेल प्यूबर्टी रीच करता है तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब तभी एक मेल इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्पर्म्स। अब हम अगर प्रोसेस देखें तो अगर मान लीजिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की वॉल है, तो इसके साथ अटैच्ड होते हैं मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप ऑफ सेल्स हैं सर्टोली सेल्स, जिनका काम है मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचाना। ओके, दिस स्पर्मेटोगोनिया हैज़ 46 क्रोमोसोम, ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसमें 2n क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका नंबर है 46। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस अंडरगो करते हैं और बनाते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बना है? माइटोसिस से। माइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करता है मियोसिस 1। मियोसिस का काम क्या है? हाफ कर देना क्रोमोसोम्स का। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितने क्रोमोसोम्स थे? 46। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में उनका आधा हो जाएगा, मतलब 2n से n हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 23। ओके, और स्पर्मेटोसाइट 2 मतलब प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 अंडरगो करेंगे एंड दे विल फॉर्म स्पर्मेटिड। ओके, ये स्पर्मेटिड जो बना, इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ फ्यूजिंग विद ओवा, तो ये इसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इसका डेवलपमेंट होता है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, और ये है हमारा असली स्पर्म सेल। तो पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। एंड द प्रोसेस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक और डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, जब एक मेल प्यूबर्टी रीच करता है तो स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें 46 क्रोमोसोम है, इट अंडरगोज माइटोसिस और क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ है तो 46 से क्रोमोसोम हो जाएगा 23। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और बनाएगा स्पर्मेटिड, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम हाफ कभी नहीं होता, फर्स्ट में होता है, तो इसमें 23 रहेंगे, ठीक है। The process by which differentiation of spermatids take place into spermatozoa is known as spermiation, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बना, उसका जो डिफ्रेंसिएशन हुआ उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्योंकि देखो, जो जितने भी सेल्स बनेंगे यहाँ तक स्पर्मेटिड्स तक, यू कैन सी दे आर ऑफ दिस शेप। क्या इस शेप का कभी भी स्पर्म होता है? स्पर्म नीड्स टू हैव अ पर्टिकुलर शेप, और उसमें सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए ताकि वो ईजिली ट्रैवल करके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जा सके। तो इसीलिए स्पर्मेटिड में चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ओके, अब इस प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या है?
स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्ट है स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म सेल भी कहते हैं. इट हैज़ 4 पार्ट्स, दिस हेड, स्मॉल नेक रीजन, मिडिल पीस एंड टेल. ओके, हेड में प्रेजेंट होता है एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का काम क्या है? इट विल फ्यूज विद द फीमेल न्यूक्लियस और जाइगोट बनाएगा. इस न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर एक कैप लाइक थिंग है एक्रोसोम, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक एक्रोसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग प्रोटीन एंड हाइलुरोनिडेज. ये तीनों एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्पर्म को कहाँ जाना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब वो ट्रैवल करता है तो एक ओवा के बाहर बहुत सारी लेयर्स होती है. मान लीजिए ये ओवा है, इसके बाहर बहुत सारी लेयर्स है, तो स्पर्म को इन लेयर्स को तोड़ते हुए अंदर जाना है. इन लेयर्स को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये 3 वही एंजाइम है, एक्रोसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग प्रोटीन एंड हाइलुरोनिडेज. दिस एक्रोसिन, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है एक्रोसोम. फिर है नेक रीजन. नेक में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स का काम क्या है? ये आगे जाके जाइगोट में क्लीवेज करवाएगा. मिडिल पीस. मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जल्दी जल्दी ट्रैवल कर सके. और टेल इसी चीज़ के लिए मदद करेगा. देखिए इसका शेप ही इस तरीके से बना है कि ईजिली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रैवल कर सके. ओके, सो एक ह्यूमन मेल इजैकुलेट को कहते हैं सीमन. सीमन के 2 पार्ट्स हैं, स्पर्म्स जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाएगा, एंड सेमाइनल प्लाज्मा जो कि किसका कंट्रीब्यूशन है? डक्ट्स और ग्लैंड्स का. ओके, एक इजैकुलेशन में देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स. और एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन की कुछ कंडीशंस है कि इन स्पर्म्स में से एटलीस्ट 60% का तो नॉर्मल शेप होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो ट्रैवल करके फीमेल ओवा तक पहुंच सके. अब अगर हम हार्मोनल रेगुलेशन को देखें स्पर्मेटोजेनेसिस के, तो व्हेन अ मेल रीचेस प्यूबर्टी, तो हाइपोथैलेमस स्टार्ट सिक्रीटिंग गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ये जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, एंड पिट्यूटरी स्टार्ट्स रिलीजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है किस पे? लिडिक सेल्स पे. लिडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी उसी तरीके से है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जाके किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स पे. लिडिक सेल्स पे जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तो इट स्टार्ट्स रिलीजिंग टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है. ओके, अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जो सर्टोली सेल्स पे एक्ट किया, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP. टेस्टोस्टेरोन जो यहाँ बना प्लस ABP टुगेदर क्या कॉज करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटिड्स तक तो बन गया. अब ABP प्लस टेस्टोस्टेरोन दोनों की मदद से वो स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदल जाएंगे. ओके, ऑल्सो these Sertoli cells secrete one more hormone called inhibin. जब इनका अमाउंट ज़्यादा होने लगे तो ये हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि इनफ, अब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद करो, तो ये प्रोसेस रुक जाता है फॉर टाइम बीइंग. लेट्स टॉक अबाउट oogenesis. Oogenesis is the process of formation of ova. It's different from spermatogenesis in the sense कि before a female is even born, उसके ओवरी में there are certain female germ cells which start developing, जिसको oogonia कहते हैं. अब देखो ये oogonia क्या है? 2n. ठीक है, अगर ये 2n फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर ले तो ये बन जाएगा n. लेकिन ऐसा नहीं होता. फीमेल जब तक बॉर्न नहीं हुई है उसकी बॉडी में oogonia जो है ना, वो स्टार्ट डेवलपिंग. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू कर देते हैं, पर वो बीच में कहीं अटक जाते हैं. ठीक है, प्रोफेज 1 में ही अटक जाते हैं. तो अभी हम ये तो नहीं कह सकते दे हैव बिकम 2n, तो दे रिमेन सस्पेंडेड इन प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 के भी टू बी वेरी स्पेसिफिक डाइकाइनेसिस स्टेज में. ओके, डाइकाइनेसिस स्टेज में वो रुक जाते हैं. तो
वो जो बनाते हैं oogonia से क्या बन जाता है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte वो स्ट्रक्चर है जो अटक गया है बीच में प्रोफेज 1 में, तो उसको हम 2n ही कहेंगे क्योंकि उसने अभी कंप्लीट नहीं किया अपना मियोसिस 1, तो वो 2n है। ये 2n कब अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, जब एक फीमेल प्यूबर्टी हिट करेगी, तब तक ये इसी स्टेज पे सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये ऐसे ही नहीं रहते हैं कभी भी ओवरी में, इसके आसपास बहुत सारे फॉलिकल सेल या ग्रैनुलोसा सेल इसे सराउंड करके रखते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। तो एक फीमेल के बॉर्न होने से पहले कई सारे प्राइमरी oocyte इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं। अब जब फीमेल का बर्थ हो गया उसके बाद कोई और फॉलिकल ऐड नहीं होगा। इनफैक्ट जब एक फीमेल बॉर्न होती है देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन फॉलिकल्स ऑन हर ओवरी। जैसे जैसे वो बड़ी होती है लार्ज अमाउंट में इन फॉलिकल्स का डिग्रेडेशन होता है एंड ओनली 70,000 रिमेन्स। और इस 70,000 में से भी सिर्फ और सिर्फ 400 to 450 जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट करते हैं अपना। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया, डिग्रेडेशन ऑफ फॉलिकल्स फ्रॉम बर्थ टू मेनोपॉज। मेनोपॉज वो स्टेज है जहाँ पे फर्दर एग का डेवलपमेंट नहीं होता है एक फीमेल में। अब हम oogenesis को अगर देखें, बिफोर बर्थ एक फीमेल में oogonia है जिसका 2n है, इसने अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर दिया है एंड बनाया क्या है, प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 में अटका हुआ है। अभी भी ये 2n है। जब एक फीमेल प्यूबर्टी रीच करेगी तो इसका जो प्राइमरी oocyte है वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनाएगा। मियोसिस 1 ऐसा होता है कि ये अनइक्वल होता है डिवीजन। एक सेल बहुत बड़ा होता है जो सेकेंडरी oocyte बनाएगा और दूसरा जो सेल होता है वो बहुत छोटा होता है जो बनाता है पोलर बॉडी, और ये पोलर बॉडी डाई ऑफ। इसका रीज़न कुछ कंफर्म नहीं है बट ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एक ही सेल को मिले, इसलिए ऐसा अनइक्वल डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte को ही कहते हैं क्या, ओवम। ये सेकेंडरी oocyte ने अभी सिर्फ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया है, सेकेंड इसमें हुआ नहीं है। सेकेंड इसमें तभी होता है, उसी मोमेंट पे होता है जब स्पर्म उसे फर्टिलाइज करता है। द मोमेंट स्पर्म फर्टिलाइजेस इट, मियोसिस 2 कंप्लीट होके उसी वक्त जाइगोट बन जाता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका होता है ऑल्दो। अब हम डेवलपमेंट देखते हैं। ये एक ओवरी है, ओवरी के 2 रीजन्स होते हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन, ये मेड्यूलर रीजन। मेड्यूलर रीजन में होता है आर्टरी और लिम्फ, और कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। अब हम फॉलिकल के डेवलपमेंट को देखेंगे। मान लीजिए कि ये सारे oogonia है 2n बिफोर अ फीमेल इज बॉर्न। इस oogonia का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो चुका है और वो अटक गया है किस पे, प्रोफेज 1 पे, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय फॉलिकल सेल्स कॉल्ड ग्रैनुलोसा, और ये क्या बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स फीमेल में बर्थ से पहले ही प्रेजेंट है। एक फीमेल का बर्थ होने के बाद ये फॉलिकल्स फर्दर डेवलप करते हैं, तो बनाते क्या हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में स्टिल प्राइमरी oocyte है जिसका क्या है, 2n। उसके सराउंडिंग में ग्रैनुलोसा सेल और एक नई लेयर आ गई थीका की। फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है टर्शरी फॉलिकल में, जिसमें टर्शरी फॉलिकल में डेवलपमेंट के वक्त, मतलब ये टर्शरी फॉलिकल कब बनेगा, प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी के टाइम दिस प्राइमरी oocyte जिसका 2n है उसने अपना मियोसिस कंप्लीट कर लिया है, मियोसिस 1, और क्या बना दिया है, सेकेंडरी oocyte विच इज़ n। ओके, टर्शरी फॉलिकल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच कैन बी सीन हेयर। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम, प्लस उसके सराउंडिंग में ग्रैनुलोसा सेल्स तो हैं ही, और थीका जो लेयर थी वो 2 में डिवाइड हो गई, एक्सटर्ना और इंटरना। फिर ये टर्शरी जब प्यूबर्टी रीच कर दिया है तो हर मंथ ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप करेगा, और ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, सारी वही लेयर्स हैं जो टर्शरी फॉलिकल में है, एक्सेप्ट सेकेंडरी oocyte अपने आसपास जोना पेलुसिडा सिक्रेट कर देता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte वही है ओवम जिससे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा और उसी वक्त उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक है,
अब ग्राफियन फॉलिकल में से जो oocyte निकला, सेकेंडरी oocyte, वो तो अब फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो गया, इट कम्स आउट। पर ये जो पीछे मटेरियल रह गया है ग्राफियन फॉलिकल का, एक्सेप्ट फॉर सेकेंडरी oocyte जो बाहर निकल गया है, उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को में येलो कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे ल्यूटिन कहते हैं, इट गिव्स इट येलो कलर। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन और इनहिबिन। प्रोजेस्ट्रॉन वो सिक्रीट करता है अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज़ के लिए, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा। और इनहिबिन इसलिए कि वो एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रोक के रखता है कि हाँ अब और नहीं अभी बनना, अब इससे प्रेगनेंसी के लिए रेडी होना है। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो विद इन 14 डेज कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाता है और इनहिबिन का काम भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte है और ग्रैन्युलोसा सेल, सेकेंडरी फॉलिकल्स में प्राइमरी फॉलिकल ही है और थीका ऐड हुआ है, टर्शरी में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होकर सेकेंडरी oocyte बन गया है, ग्राफियन फॉलिकल में टर्शरी में एंट्रम भी है, ग्राफियन का फीचर है जोना पेलुसिडा, और जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल गया तो लास्ट में रह गया कॉर्पस ल्यूटियम। हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो व्हेन अ फीमेल हिट्स प्यूबर्टी, हाइपोथैलेमस स्टार्ट्स रिलीजिंग गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। अब प्राइमरी फॉलिकल्स पे फीमेल्स का अटका हुआ था, ठीक है, जैसे ही शी रीचेस प्यूबर्टी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराते हैं। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी बनेगा टर्शरी, और आपको पता है सेकेंडरी से जब टर्शरी बनेगा तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ। जब फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करता है सिक्रीट करने के लिए ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन और एफएसएच मिलके क्या करते हैं, एलएच का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो 14th डे पे एलएच का अमाउंट इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि ओव्यूलेशन हो जाता है, सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से निकल गया, इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। जब ओव्यूलेशन हुआ तो पीछे क्या रह गया, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करना। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है नेक्स्ट 14 डेज के लिए टू प्रिपेयर इट फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कंपेयर करें, इट स्टार्ट्स इन मेल्स एट प्यूबर्टी, हाउएवर इट स्टार्ट्स इन फीमेल्स इन हर फीटल लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, जो फर्स्ट एन बना 2n से, एन मतलब हाफ, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हुआ, और फीमेल्स में भी कहाँ हुआ, सेकेंडरी oocytes में। सेकेंडरी oocyte किस में प्रेजेंट है, टर्शरी फॉलिकल में। ओके, टर्शरी एंड ग्राफियन दोनों में है। और उसके बाद ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस इट हैपेंस इन टेस्टिस, oogenesis हैपेंस इन ओवरीज। ठीक है, इक्वल डिवीजन, इक्वल मियोटिक डिविजन्स होते हैं इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन फीमेल में इक्वल नहीं होते हैं, दो पोलर बॉडीज बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, and spermatogenesis takes place throughout life, oogenesis takes place only up to menopause। अब एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 to 30 डेज का साइकिल होता है फीमेल्स में। इट हैज़ 4 phases and this age when this menstrual cycle start is known as menarche। 4 phases हैं। फर्स्ट वन इज़ मेंस्ट्रुएशन, ये वो फेज़ है जिसमें देयर इज़ क्लियरेंस ऑफ द डेब्रीज, एंडोमेट्रियम टूट के निकलता है। जब एक फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, तो इस मेंस्ट्रुअल फ्लो को मेंसेस कहते हैं। इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं लाइक फाइब्रोलाइसिन जो ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देते, एंड WBCs जिनसे इन्फेक्शन नहीं होता। सेकेंड इज़ द फॉलिकुलर फेज। अब एंडोमेट्रियम टूट गया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच बढ़ना शुरू करता है। एफएसएच जैसे बढ़ा उसकी वजह से वो फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, फॉलिकल्स डेवलप कर गए तो वो ग्रैन्युलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो सिक्रीट करे ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो गया तो एलएच बढ़ जाता है, एलएच बढ़ गया तो ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है,
तो ये इनका काम है। ऑल्सो ईस्ट्रोजन ने एलएच को तो बढ़ाया ही बढ़ाया। ईस्ट्रोजन मदद करता है रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और एफएसएच क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है, तो 20 सिस्ट बनते हैं एक महीने में अप्रोक्सीमेटली, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सिस्ट कुछ नहीं है, फॉलिकल्स ही है। अब ईस्ट्रोजन प्लस एफएसएच इतना एलएच का इंक्रीज करते हैं अब्रप्ट राइज एट द 14th डे, जिसको हम कहते हैं एलएच सर्ज, जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो सेकेंडरी oocyte निकला है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, वो लाइव रहता है ओनली फॉर 24 आवर्स। इसके बाद आता है लूटियल फेज। इसमें क्या है, ग्राफियन फॉलिकल जो खाली हो गया ना, वो पहले हीमोरेजिन बनाता है, ब्लड क्लॉट टाइप का। फिर हीमोरेजिन बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, 2 हार्मोन सिक्रीट, प्रोजेस्ट्रॉन और इनहिबिन। प्रोजेस्ट्रॉन तो नेक्स्ट 14 डेज के लिए रहता है और मेंटेन करके रखते हैं एंडोमेट्रियम को ताकि वो शेड ना हो। इनहिबिन का काम ये है कि वो रोक के रखेगा एफएसएच और एलएच को, ठीक है। अब क्योंकि एफएसएच को रोक के रखा है तो और कोई फॉलिकल तो डेवलप करेगा नहीं, एलएच को रोक के रखा है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा किसी और फॉलिकल का, प्लस फॉलिकल्स में से जैसे जैसे एलएच जाता रहेगा, एलएच का जैसे जैसे डिक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे और डेवलपमेंट नहीं होगी फॉलिकल्स में। दैट इज सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम जो अभी वहाँ पर है उसकी प्रेडोमिनेंस होगी। ओके, एलएस नहीं है, 14 डेज के बाद एंडोमेट्रियम भी शेड होने लगेगा, ठीक है। मतलब 14 डेज तक तो कॉर्पस ल्यूटियम है, वो क्या करता है, एफएसएच और एलएच को रोक के रखा, ठीक है, और फॉलिकल्स नहीं बनेंगे और ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब 14 दिन बाद ये 14 दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी टूट गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं है मतलब प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं है। प्रोजेस्ट्रॉन नहीं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं है, एफएसएच भी नहीं है, एलएच भी नहीं है, तो इन सब के एब्सेंस में फिर से अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा। जब एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा फिर उसके बाद वापस हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होगा। जैसे कि इस ग्राफ में देख सकते हैं मेंसेस, इस मेंसेस में देखो सारे हार्मोन्स का लेवल कम है और धीरे धीरे यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम कम हो गई, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम कम होने के बाद वापस सर्ज होता है हार्मोन्स का। सबसे पहले कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ग्रीन वाला। जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलके किसे इंक्रीज करेंगे, ये पर्पल वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। 14th डे पे ये इतना इंक्रीज हो जाता है कि ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या था, प्रोजेस्ट्रॉन बनाना। तो अब ये प्रोजेस्ट्रॉन बनने लग गया, प्रोजेस्ट्रॉन बन गया तो प्रोजेस्ट्रॉन के साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम इनहिबिन भी तो सिक्रीट करता है। तो इस स्टेज पे, यहाँ इस स्टेज पे दोनों ग्रीन और ये पर्पल वाले कम हो गए, क्यों, इनहिबिन की वजह से। ओके, like menstrual cycle but it's quite different. It is known as animal heat period. It is the mating season in females of non-primates. मतलब 2 estrous cycle के बीच में mating नहीं हो सकता, ऐसा menstrual cycle में तो है नहीं। menstrual cycle में mating is possible throughout, females are quite receptive, लेकिन estrous cycle में ऐसा है कि 2 estrous cycle के बीच में mating is not possible and it happens in non-primates, ठीक है। इट हैज़ 4 phases, प्रोईस्ट्रस, मिड ईस्ट्रस, डाईईस्ट्रस एंड एनीस्ट्रस। एनीस्ट्रस इज बिटवीन 2 साइकिल्स जहाँ पे कोइटस नहीं होगा, एंड प्रोईस्ट्रस, मिड ईस्ट्रस एंड डाईईस्ट्रस आर द साइक्लिक फेजेस। प्रोईस्ट्रस में एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होता है, मिड ईस्ट्रस में यूट्राइन वॉल रिग्रेसेस, रीएब्जॉर्ब होता है, इसका शेडिंग नहीं होता है अनलाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, एंड इट इज सिमिलर टू रट इन मेल्स। अब रट क्या है, मेल्स में मेटिंग सीजन को रट कहते हैं, एंड सिमिलरली फीमेल्स में ईस्ट्रस साइकिल हो गया जिसमें सिर्फ मेटिंग होता है, उसके बीच में नहीं हो सकता, तो इट इज सिमिलर टू रट इन मेल्स। ये नॉन प्राइमेट्स के केस में है, प्राइमेट्स के केस में नहीं है। और एग्जाम्पल्स है रुमिनेंट्स, एलिफेंट्स एंड स्कंक्स।
ओके, थैंक यू।